लेकिन दक्षिण दिल्ली के इस ग्रामीण पृष्ठभूमि के पिछड़ी बस्तियों के गरीबों का विकास नाम मात्र के लिए हुआ। ना तो पीने का पानी उपलब्ध हुआ, ना गंदे पानी की निकासी हुई, ना पक्की सड़कें बनी, और तो और इस क्षेत्र में एक भी नया अस्पताल नहीं। प्रदूषण के चलते उनके फेफड़ों में अनेक समस्याएं जिनसे वो ग्रसित रहते हैं। के विधायक दिनेश मोहानिया क्षेत्र से गायब रहे, लेकिन जो डॉक्टर ने आत्महत्या की उसके दोषी और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के चुने हुए देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को मतदान होने हैं, 8 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। एक 2 दशक से लंबा वक्त हो गया बीजेपी दिल्ली में वनवास पर है। इसके साथ ही 1 दशक से बात की जाए तो संगम विहार जो विधानसभा दिल्ली में पड़ती है और ये आउटर का इलाका आज तक विकास से वंचित नजर आता है। ना तो यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नजर आती है और ना ही पानी के निकासी का कुछ इंतजाम है। 1 दशक से आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है, लिहाजा सरकारें बदलती गई, विधायक बदलते गए, अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी इसकी किस्मत। संगम विहार की जनता आज भी पीने के पानी के लिए त्रस्त है, इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए त्रस्त है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक इन जनता को नहीं मिल पा रही। ऐसे में तमाम नेता, तमाम पार्टियां लगातार दावा कर रही हैं, पर ज़मीन पर कितनी हकीकत है, इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल इस समय दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विजय जोली साहब मौजूद हैं और जिस वक्त ये सुर्खियों में आए तो राम मंदिर का वो मुद्दा था और 156 देशों से जल लाकर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, उसके लिए तो देश विदेश से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से थोड़ी सी लेट से शुभकामनाएं। आपको वो बड़ा अद्भुत अकल्पनीय काम किया आपने। फिलहाल दिल्ली चुनाव से एक बार शुरुआत कर दें। दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है, संगम विहार तो बड़ा अछूता रह गया विकास। प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास रहा है। पहले 3 टर्म्स के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राज किया और उसके पश्चात 3 बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली में राज किया है। नई दिल्ली में जरूर विकास हुआ होगा, लेकिन दक्षिण दिल्ली के इस ग्रामीण पृष्ठभूमि के पिछड़ी बस्तियों के गरीबों का विकास नाम मात्र के लिए हुआ। कागजों में फाइलें बनी, पैसा आवंटित हुआ, लेकिन ना तो पीने का पानी उपलब्ध हुआ, ना गंदे पानी की निकासी हुई, ना पक्की सड़कें बनी, और तो और इस क्षेत्र में एक भी नया अस्पताल नहीं बना। गरीब जाएं तो जाएं कहां? बत्रा अस्पताल में जाएं तो औने पौने दामों के ऊपर लोगों का इलाज होता है। इस क्षेत्र के बच्चे कोई 12वीं कक्षा तक का सरकारी स्कूल ना हो पाने के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रहते हैं। 2017 में इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बारे में मैंने केंद्र सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा। उसके बाद उनकी यहाँ पर मशीन लगी और जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। जो मानक 100 के बिंदु पर रहना चाहिए था वो 360 के बिंदु पर उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से आया। यहाँ के गरीब लोगों की आंखों की समस्या है, प्रदूषण के चलते उनके फेफड़ों में अनेक समस्याएं जिनसे वो ग्रसित रहते हैं। क्षेत्र में पानी का छिड़काव नहीं हो पाने के कारण धूल और मिट्टी के कण गरीबों की श्वास की प्रणाली से उनके शरीर में जाकर बहुत सी बीमारियों को उपजाने का काम करते हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा? 3 बार से आम आदमी पार्टी का राज्य रहे, क्षेत्र के विधायक दिनेश मोहानिया क्षेत्र से गायब रहे,
मेरी 7 की विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के ऊपर एक डॉक्टर की आत्महत्या करने के आरोप में उनको इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जो डॉक्टर ने आत्महत्या की उसके दोषी और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के चुने हुए देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल रहे। मेरा ये मानना रहता है जो चुने जाएं, जिनका काम गलियां बनवाने का हो, पीने का पानी उपलब्ध कराने का हो, स्कूलों की व्यवस्था कराने का हो, गंदगी को दूर कराने का हो, अच्छी शिक्षा दिलवाने का हो, अगर वही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करें तो फिर तो राम भरोसे संगम विहार की जनता रहेगी। मैं पिछले 9 वर्षों से संगम विहार के इस मंगल बाजार रोड के ऊपर मेरा कार्यालय है। मैं चिल्लाता रहा, बात करता रहा, एलजी साहब से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरवाजे खटखटाता रहा। संगम विहार की जनता के दुखड़े को न केवल दिल्ली में अपितु राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और तो और राष्ट्र पत्र और पत्रिकाओं में भी इसके ऊपर लेख लिखकर, अभी मैंने हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, जिन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई खबर का संज्ञान लिया था, उनका ध्यान भी यहाँ की विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाने के लिए उनका दरवाजा भी खटखटाया है। संगम विहार संकट विहार बन के रह गया है और मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है। विधायक बने, चले गए, लेकिन आज भी यहाँ की जनता झूठे वादों में लुटती हुई दिखाई दे रही है। पीने का पानी इन्होंने कहा था हम सबको मुफ्त देंगे, आज भी ये सच्चाई है। पीने का पानी का एक एक टैंकर 1500 से लेकर 2-2 हज़ार रुपए की दर से यहाँ पर बिकता है। लोगों को छोटे छोटे घरों के बाहर अगर आप जाएं, आपको ड्रम दिखाई देंगे, ना कि सोनिया विहार और दिल्ली जल बोर्ड की टूटी दिखाई दे। जबकि संगम विहार का विधायक दिनेश मोहानिया दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए ये मेरा मानना है, इस 27 साल के वनवास के बाद क्षेत्र की जनता थक चुकी है, टूट चुकी है, झूठे वादों से लुट चुकी है। इसलिए वो बदलाव चाहती है और बदलाव अवश्य आएगा। आशा की किरण इस दलदल के अंदर खिलते हुए कमल के रूप में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व ला सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 45 साल से एक स्वयंसेवक के रूप में, एक युवा नेता के रूप में, एक चुने हुए विधायक के रूप में और वैश्विक स्तर पर इसी संगम विहार में बैठकर मैंने दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को एकत्रित कर 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर में उस वैश्विक जल से प्रभु श्री राम का अभिषेक भी किया था। और मेरी आशा है प्रभु श्री राम सब पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, जैनियों पर, सिखों पर और सभी संप्रदाय के लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद दिखाकर हम सबका कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है सर, आप खुद विधानसभा में रहे, आपने पूरे नेतृत्व में विधानसभा चलाई। हमें ये समझाइए कि ये भारी भरकम काम होता है जनता तक पानी पहुंचाना, इसके साथ ही पानी की निकासी करना, क्योंकि आपने वो भी कंप्लेंट करी जब पानी की निकासी के लिए सीवर डाले गए तो वो कितने इंच के थे, वो बड़ा मुद्दा बना। देखिए, संगम विहार के साथ वाली बस्ती और साथ वाली विधानसभा 2003 से 2008 तक मैं भी विधायक रहा, जिसमें देवली, संगम विहार का कुछ हिस्सा, देवली गांव, तिगड़ी की झुग्गियां, पुष्प विहार, साकेत क्षेत्र मेरे अंडर रहा। मैंने इस क्षेत्र के अंदर
5 साल के अंदर 263 पीने के पानी के ट्यूबवेल लगवाए, क्योंकि इस क्षेत्र को दिल्ली जल बोर्ड ने सोनिया विहार से जोड़कर नहीं रखा था, क्योंकि उससे पूर्व में 15 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा जी किया करते थे। लेकिन ज्वलन समस्याओं से रूबरू होकर शमशान भूमि का विकास, क्षेत्र की पक्की सड़कें बनाने का, देवली और संगम विहार को जोड़ने वाली बांध की रोड को बनवाने का, स्थल मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा पूर्वांचल के लोगों के लिए, पूर्वांचलों के लिए पूजा का स्थल बनवाने का सौभाग्य मुझे मिला। इस क्षेत्र के स्कूलों की जर्जर हालत को भी अगर किसी ने सुधारने का काम किया तो संगम विहार पहाड़ी के ऊपर जो स्कूल मेरी पूर्व विधानसभा में आता था, उसको हायर सेकेंडरी तक लेकर जाने का काम भी मैंने किया। मैं दिल्ली विधानसभा में चिल्लाता भी था, इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाता भी था, और इस कारण से दिल्ली और देश का नाम उसके पटल के ऊपर संगम विहार अंकित होकर रह जाता था। इसलिए मुझे मेरी पार्टी ने 2008 के चुनावों में, जब मेरी विधानसभा का परिसीमन हो गया, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। और मुझे आज भी याद है, तब के कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार जी ने कहा था, मैं आपकी विधानसभा को एक नहीं रहने दूंगा, और उन्होंने अपनी बात के ऊपर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा संगम विहार और इसकी बस्तियों की मलिन हालत के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चलाते हो, अगली विधानसभा चुनावों तक आपकी इस विधानसभा को मैं रहने नहीं दूंगा। और उनके कहे अनुसार परिसीमन के बाद देवली संगम विहार विधानसभा को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। और तब 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने तब की शक्तिशाली कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ मुझे उस चुनाव में उतारा, जब मेरा पैर भी टूटा हुआ था। लेकिन कभी ना बैठने की परिपाटी से और अटल जी के उस कविता से, चरवेती चरवेती चलते रहो, संघर्ष करते रहो, लोगों की बातों को परिलक्षित करते रहो, गरीब की बात को सुनकर उसका विकास करने के लिए सोचो। उसके नाते 2008 के चुनाव में मैं सबसे कम वोटों से मुख्यमंत्री के खिलाफ हारा। आज 2024 बीत जाने के बाद 2025 में भी मैं गर्व से कह सकता हूं, 2008 का चुनाव जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ मैं केवल और केवल 12,500 प्लस वोट से हारा। अगले चुनाव में मेरी पार्टी के उम्मीदवार 27,000 से हारे। उसके बाद अगले चुनाव में हमारी पार्टी के उम्मीदवार 33,000 वोटों से हारे। और पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के उम्मीदवार 21,500 वोटों से हारे। ये कहने का इतना तात्पर्य है, विजय जॉली संघर्ष का नाम है, विजय जॉली चुनौतियों का सामना करने का दूसरा नाम है। और मैं चाहता हूँ संगम विहार जैसा क्षेत्र संकट विहार न रहकर, क्योंकि यहाँ के काम करने वाले लोग, यहाँ के ड्राइवर्स, यहाँ के मिस्त्री, यहाँ के घरों में काम करने वाले लोग बेहतरीन हैं। इसलिए मैं उनके जज्बे का सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ जो भी यहाँ से दोबारा विधायक चुनकर जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के आज ही घोषित उम्मीदवार चंदन कुमार चौधरी, जो हमारी 7 की विधानसभा में निगम पार्षद भी हैं, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास होगा और वो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत कर आएंगे, ऐसी मेरी पूर्ण आशा और विश्वास। सर, एक चुनावों से इतर एक छोटी सी चीज़ समझा दो हमें, क्योंकि बहुत सारी जनता इस सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती। हम सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें शरीक होंगे, वो नहीं बुला रहे उन्हें, ये सारी चीज़ें तमाम तरह का सोशल मीडिया पर ये इस समय ट्रोल चल रहा है। आपको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है और आपको नाम जनता ने दिया, सारी चीज़ें करी, और आप विदेशी जो नीति हैं उन्हें बड़ी बखूबी तरह से समझते हो। तो ये थोड़ा सा सरल भाषा में अगर जनता को समझा पाएँ, ये क्या है कि ट्रंप मोदी जी को नहीं बुला रहे और ये सब जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये सारी चीज़ें को सरल भाषा में आप जनता को समझाना चाहिए।
देखिए, ये वही अमेरिका की सरकार है जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले अपने देश में आने के लिए वीजा नहीं देती थी। और ये वही अमेरिका की सरकार है जो विभिन्न राष्ट्रपतियों के शासन के दौरान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में रेड कारपेट भी बिछाते रहे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन सत्र है और 18 जनवरी को रात्रि 8 बजे हमने दिल्ली स्टडी ग्रुप, जो कि हमारा एनजीओ है, उसके नाते हमने एक ऑनलाइन वैश्विक कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप के उस कथन के बाद, अमेरिका लव्स इंडिया, अमेरिकन्स रिस्पेक्ट इंडिया, अमेरिका के लोग भारतीयों का सम्मान करते हैं और अमेरिका के लोग, उनके प्रति हम अमेरिकी निष्ठावान और उनके प्रति विश्वास रखते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके ऊपर कोई 7 मिनट की एक मूवी भी जो उन्होंने कहा, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण ये है कि कल ही अमेरिका की सरकार ने भारत की 3 न्यूक्लियर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज को उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, साइंटिफिक का आदान प्रदान के क्षेत्र में हो, सैन्य सामग्री जो भारत को पहले नहीं मिला करती थी, आज अमेरिका और अमेरिका की सरकार भारत को वो सैन्य सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। ये भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंधों का एक उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री भारत के आंतरिक राजनीति में व्यस्त होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पर नहीं जा रहे, लेकिन उनके नुमाइंदे के तौर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवश्य वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा मानना है, आज जिस प्रकार से वैश्विक स्तर के ऊपर भारत का वर्चस्व, भारत का मान, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बड़ी है। मैंने दुनिया के 94 देशों का दौरा किया है। मैंने वो समय भी देखा है जब किसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मेरे से इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? मैं कहता था, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। वो नाक मुंह सुकोड़ के, यू फ्रॉम इंडिया। और आज उन्हीं देशों में उतरने के बाद जब मैं कहता हूँ कि मैं भारत से हूँ, तो उनका कमेंट होता है, प्रोग्रेसिव इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, मोदीज इंडिया। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल उठता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छे शासन, अच्छे प्रशासन, गांव से लेकर कस्बे तक और कस्बों से लेकर शहर तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, जिस प्रकार का शिक्षा नीति, शासन नीति और उसका सफल प्रतिनिधित्व, जो सबसे पहले उन्होंने गलियों के कोने कोने के अंदर शौचालय बनवाए, उन शौचालयों के साथ साथ खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर औरों को प्रेरित किया, खुद भी साफ रहो, पड़ोस को भी साफ रखो। जिस प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के अंदर 55 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, जिस प्रकार से जो सरकारी अनुदान मिलता था पूर्व में बिचौलियों के हाथ से मिलता था, और जिस पे राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये में से 95 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं और 5 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। आज वही अनुदान, सरकारी अनुदान बैंकों के खाते के अंदर
चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले क्यों ना हो, उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है। इस प्रकार का पारदर्शी शासन और प्रशासन देने का अगर किसी को सौभाग्य मिला तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता को मिला है। इसलिए चाहे कोई भी कूटनीति क्यों ना हो, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री एक अकेले नेता थे जिनका स्वागत रूस के मॉस्को में भी किया गया और यूक्रेन के राजधानी के अंदर भी किया गया। ये बात कहने का इतना तात्पर्य है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल देश के जेरूसलम में और पैलेस्टीन की राजधानी रफा में भी उनका स्वागत किया जाता है। और आज भारत और भारतीयों की साख दुनिया भर में बढ़ाने का काम जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ जीवे जीवे मोदी, जीवे जीवे, क्योंकि वो जिएंगे भारत जिएगा, भारत आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल सर, क्योंकि कूटनीति की बात हो गई और दिल्ली चुनावों की बात होगी, तमाम आपने एक राजनीति में बड़ा लंबा चौड़ा करियर देखा है। आपने खुराना साहब की सरकार देखी है, शीला दीक्षित की सरकार देखी है, इसके साथ ही अभी एक दशक से अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी है। एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते अगर राजनीति से इतर आप तीनों का एनालिसिस कर पाएं तो इसमें क्या मतभेद दिखता है और किस सरकार में आपको दिखता है कितना? देखिए, मतभेद तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी होते हैं। मदन लाल खुराना जी के सानिध्य में मैंने काम किया, मैंने उनको मिलनसार होते देखा। मैंने उनको, जो लोग आकर उनसे भ्रष्टाचार की बात करते थे, उनको हड़काते हुए भी मदन लाल खुराना जी को देखा। और मदन लाल खुराना न केवल अपने पार्टी वालों से अपितु विपक्षी पार्टियों से भी संवाद करने के अंदर दक्ष हुआ करते थे। और दिल्ली को जिन्होंने अपनी आत्मा माना, ऐसे मदन लाल खुराना जी के साथ मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते, उनकी टीम में बाद में भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री होने के नाते अनेक वर्षों तक काम करने का मौका मिला। और उनके पश्चात दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा। मैं ऐसा कोई नेता नहीं रहा जिससे उसके ड्राइंग रूम या उसके ऑफिस में नहीं मिला हूं, लेकिन साहब सिंह वर्मा एक ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे जिनका ड्राइंग रूम भी लोगों से भरा रहता था, जिनका बेडरूम भी लोगों से भरा रहता था, जिनका ऑफिस भी लोगों से भरा रहता था। और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य उनके बाथरूम में मिला, क्योंकि चारों तरफ लोगों का जमघटा रहता था और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग तो मानो उनसे अपने बेटों जैसा प्यार करते थे। और उनके बाद दिल्ली की कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से दिल्ली विधानसभा में उत्तर और प्रत्युत्तर, वाद विवाद के अंदर उनको खींचने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो उसको व्यक्तिगत जीवन में कभी भी नहीं लाती थी। प्यार से बात करती थी, संवाद करती थी, और अगर कोई हमारी मांग होती थी तो उसको गंभीरता पूर्वक विचार करके उसका निराकरण भी करती थी। और उसके बाद मैंने अरविंद केजरीवाल जी का समय भी देखा है, जिनका कोई संवाद नहीं रहता, जो केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने में मशगूल रहते हैं। उनसे बात भी करते हुए उनके मंत्रियों से, आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात और संवाद करना भी दूभर है। कोई कब आपकी आवाज को टेप कर ले, जो व्यक्तिगत बात हुई हो उसको किस प्रकार से सार्वजनिक पृष्ठभूमि में रखकर उसका दुरुपयोग करे, उस प्रकार का दुराचार भी मैंने वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी के शासन में देखा है। आखिरी बार आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कब हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास रखते हुए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब और जब वो प्रधानमंत्री बने तब, मेरी अनेकों बार
उनसे मुलाकातें होती रही, संवाद होता रहा और उनके नेतृत्व के प्रति मैं नतमस्तक भी होता रहा। अगर वाजपेयी जी और मोदी जी की एक बार तुलना की जाए, बेशक ये बेहद तर्कहीन वाला सवाल हो, मगर आप तुलना करेंगे तो वाजपेयी जी की तुलना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। जैसे लोग बाग आजकल के नए नए जो युवा आए हैं वो वाजपेयी जी आपसे जोड़ के नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो इस सवाल का तो कोई जवाब। हर दशक के अंदर उस दशक का बड़ा नेता उस समय के आबो हवा, लोगों की सोच और उस सोच को किस प्रकार से एक्शन में परिवर्तित किया जाए, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अटल जी सुना करते थे, सुनकर उसके ऊपर एक्शन लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ, मुंबई में हुआ और उस महाअधिवेशन में जहां 2 लाख लोगों की जनसंख्या वाला बड़ा समूह था, वहां मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के नाते और किसी ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने दिया था। तब भी 2 हुआ करते थे, अटल और आडवाणी, और अब भी 2 माने जाते हैं। ये मेरी वोकैबुलरी में नहीं, जनता की आम वोकैबुलरी में, मोदी और अमित शाह। ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत कुछ काम करने की क्षमता, परिकाष्ठा और निष्ठा का बहुत बड़ा उदाहरण होते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी इज द बेस्ट। 1990 और 2000 के दशक में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वॉज द बेस्ट। लेकिन अगर पार्टी के अंदर मैंने किसी को एक ग्लू की तरह काम करते देखा, सबको जोड़कर आगे बढ़ाने के अंदर जिनकी योग्यता रही, वो और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूं कि मुझे पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ पिछले 45 साल में काम करने का मौका मिला। चाहे सिकंदर बख्त रहे, चाहे राजमाता विजयराजे सिंधिया रही, चाहे वेंकैया नायडू रहे, चाहे नितिन गडकरी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, जगत प्रकाश नड्डा जी रहे, उमा श्री भारती रही। मैंने बहुत कुछ इस पार्टी से सीखा है और आज मैं जो भी हूँ इस पार्टी के बदौलत हूँ। एक सफल व्यवसायी के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, एक कूटनीतिज्ञ के नाते, एक डिप्लोमेट के नाते, एक ग्लोबल भारत ब्रांड एम्बेसडर के नाते, और इन सब से परे प्रभु श्री राम के उपासक के रूप में 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में एकत्रित कर कर प्रभु श्री राम का जल अभिषेक करने का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो मुझ जैसे स्वयंसेवक डॉक्टर विजय जॉली को मिला। और मैं उसके लिए, इस विश्वास के लिए, इस सोच के लिए मैं हमेशा अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कृतज्ञ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर विजय जोली साहब हमारे साथ थे, जो आपको निगम पार्षद के चुनाव से लेकर कूटनीति तक बड़ी सरल तरीके से और सौम्य तरीके से बताते दिखाई दिए हैं। ऐसे में दिल्ली के चुनाव हैं, उधर ट्रंप का शपथ भी होनी है, इसके साथ तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ जोली साहब ने अपनी राय रखी है। ऐसे में इन चुनावों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इन चुनावों में संगम विहार के हालात कितने ज़्यादा बदल पाएंगे। लिहाजा जितनी यूनिवर्सिटियों के नाम गिनवाए हैं, आगे वाले 5 साल में एक यूनिवर्सिटी संगम विहार में भी हो या फिर एक ऐसा स्कूल हो जो 12वीं तक पढ़ाई कर कर बच्चों को आगे बढ़ा सके। तमाम सवाल हैं, जवाब का इंतज़ार आपको 8 तारीख को ही मिलेगा जब सरकार बनती है। किसका सिक्का चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।